ऑटो वाले को अपने बेटे का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराना था, लेकिन वहां जाने से वह काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि वहां पर गार्जियंस के इंटरव्यू लिए जाते हैं और यहां पर जो ऑटो वाला है ये केवल 12वीं पास है और उसकी पत्नी तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे इस बात से डर लग रहा है। अब इसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने बच्चे को लेकर और अपनी पत्नी के साथ वहां पर चला जाता है और जैसे ही ऑटो वाला अपनी पत्नी के साथ उस कैबिन में घुसता है जहां पर प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई थी, तो एकदम से प्रिंसिपल मैडम को देखकर यहां पर जो ऑटो वाला होता है उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है। इधर जो प्रिंसिपल मैडम होती है उसे देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। तभी यहां पर जो प्रिंसिपल मैडम होती है वह उसकी पत्नी को बाहर बैठने का कहकर एकदम से उस ऑटो वाले के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि ऐसा वैसा कुछ मत करना। कौन थी वह प्रिंसिपल मैडम और किस वजह से ऑटो वाले के पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांग रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक नीरज नाम का लड़का रहा करता है। नीरज जिसके परिवार में वो 2 भाई बहन है। बड़ी बहन है जिसकी शादी माता पिता ने करा दी है और वह वो घर के अंदर रहा करता है और 12वीं क्लास में पढ़ा करता है, लेकिन पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे, तो इसी वजह से बड़ी बहन की शादी कराने के लिए उन्होंने इधर उधर से कर्जा ले लिया था। अब उसको धीरे धीरे मजदूरी करके पटा भी रहे थे, लेकिन तभी घर पर कर्जे मांगने वाले आने लगते हैं और वह नीरज के पिता को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब नीरज से ये बात सहन नहीं होती है और उसके बाद एक दिन वो फैसला करता है कि वह यहां से दिल्ली चला जाएगा और दिल्ली में जाकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढेगा ताकि वह अपनी बहन की शादी का कर्जा उठा सके और उसके पिता को कोई खरी खोटी बातें ना सुना सके। इस बात को सोचकर वह अपने घर वालों से इस बात को करता है तो माता पिता उससे मना करते हैं, लेकिन तभी जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि माँ बाबूजी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ये चीज नहीं देख सकता कि मेरे होते हुए आपसे कोई उल्टी सीधी बातें कहे और इसीलिए पहले मुझे उनका कर्जा चुकाना है, उसके बाद आपसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। अब इस बात को सुनकर माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उनका बेटा जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है वह उनसे कितना ज्यादा प्यार किया करता है। तो उसके बाद माता पिता उससे मना करते रहते हैं, लेकिन बेटा फैसला कर लेता है और वह इस बात की जिद लगा बैठता है। तो यहां पर माता पिता को उसकी बात माननी पड़ती है और वह यहां से सीधा दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली जाकर अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढने लगता है। अब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी उम्र 18 साल बताई और जब कागज के लिए बोला तो बोल दिया कि कुछ दिनों में मैं आपके पास ला दूंगा, और ऐसा करके वह एक जगह पर काम करने लगा। लेकिन ज्यादा दिन उसे काम पर नहीं रखा जाता है। जब उसे उसके कागज मांगे जाते हैं तो वह बार बार बहाना लगाया करता और उसके बाद उसे निकाल दिया जाया करता। इस तरह से ही करके वह 18 साल का होने तक वहां पर काम करता है और कुछ पैसे अपने माता पिता के लिए भेज दिया करता है और कुछ पैसों से अपना खर्च चलाया करता है। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी पकड़ता है और उस नौकरी को करके अच्छा खासा रुपया पैसा कमाने लगता है, जिनमें से कुछ पैसे वो माता पिता के पास भेजा करता और कुछ पैसे को खर्च में ले लिया करता और कुछ पैसे पीछे के लिए सेव भी किया करता है, क्योंकि यहां पर नीरज की उम्मीद यहीं पर नहीं है। वह आगे बढ़ना चाहता है और उसे कोई अपना बिजनेस करना है। धीरे धीरे यहां पर काम करते हुए उसे 2 साल बीत जाते हैं और नीरज की उम्र फिलहाल 20 साल हो जाती है। नीरज देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और अब तक उसने इतने पैसे भी इकट्ठा कर लिए हैं जिन पैसों से वो अपना कोई रोजगार कर सकता है। तो इसी वजह से नीरज देखने लगता है कि उसे कौन सा रोजगार करना चाहिए जिससे वह अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपने साथ अपने माता पिता को भी यहीं पर ला सके और यहीं पर वह जिंदगी बिताने का सोचता है। तो इसी वजह से जब नीरज इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसको ऑटो चलाने का बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है और वह सोचने लगता है कि ऑटो चलाना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में इससे अच्छे खासे पैसे कम जाया करते हैं और जब कोई त्योहार हुआ करता है तब तो और भी ज्यादा पैसे कम जाया करते हैं। इसके बाद नीरज अपने उन जमा किए हुए पैसों से एक ऑटो किस्तों पर निकाल लेता है और उसको चलाकर पैसे कमाने लगता है। अब नीरज अपने घर पर और भी ज्यादा पैसे भेजा करता है और माता पिता इस बात से बड़े ही खुश होते हैं। धीरे धीरे करके पिता के ऊपर जितना भी कर्जा था वो सारा फारिग हो जाता है और उसके बाद जो नीरज होता है जब उसे ये बात पता चलती है कि पिता का सारा कर्जा फारिग हो गया है तो उसके बाद अब वह पैसे इकट्ठा करने लगता है और वह सोचता है कि मैं पैसे इकट्ठा करके यहीं पर कोई छोटी मोटी जमीन ले लूंगा और उसके अंदर घर बनाकर माता पिता को यहीं पर ले आऊंगा और यहां पर हम अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करेंगे। यही सोचकर नीरज पैसों को इकट्ठे करने लगता है और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की जो कि उसके ऑटो में बैठकर रोज हॉस्टल से मार्केट जाया करती है, उस लड़की से उसकी आंखें मिलने लगती हैं और उसके बाद यहां पर लड़की के प्रेम जाल में जो नीरज होता है वो पूरी तरह से फंस जाता है। लड़की जो कि अमीर बाप की बेटी थी वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और यहां पर जब नीरज उसे हॉस्टल से लाता ले जाता है तो उसके बाद वो शीशे से देखकर उसकी आंखों से आंखें मिलाने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगती हैं। अब यहां पर जो नीरज होता है वह अभी कतरा
रहा है क्योंकि वह काफी ज्यादा गरीब है और ये अमीर बाप की बेटी है। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम संगीता होता है, वह अपनी तरफ से नीरज से अपने प्यार का इजहार कर देती है। और जैसे ही संगीता ने अपनी तरफ से प्यार का इजहार किया था तो नीरज पहले तो मना करता है, लेकिन संगीता उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं किसी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं कर सकती और मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। तो उसके बाद यहाँ पर नीरज भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताने लगते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो संगीता होती है वो नीरज को ऑटो को एक होटल पर लगाने के लिए कहती है। अब नीरज मना भी करता है, कहता है कि शादी से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन संगीता उससे जिद करती है और यहाँ पर लड़की की जिद को नीरज मान जाता है और उसके बाद वो दोनों एक होटल के कमरे में चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है जिसकी संगीता एक वीडियो फुटेज बना लेती है। और उसके बाद नीरज जब अपने कमरे पर चला जाता है और दूसरे दिन ऑटो चलाने लगता है तो तभी अचानक से उसके फोन पर एक वीडियो आती है और उस वीडियो को देखने के बाद नीरज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नीरज अपना ऑटो साइड में रोकता है और साइड में रोकने के बाद सीधा संगीता के पास फोन कर देता है और कहने लगता है कि संगीता, ये तुम क्या कर रही हो और ये वीडियो तुमने क्यों बनाई है। अब इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वह एकदम से हंसने लगती है और कहने लगती है कि ये सेफ्टी के लिए है, कहीं तुम बाद में अपनी बात से मुकर न जाओ, इसी वजह से मैंने इसको बना लिया है। और जब मैंने इसको बना लिया है तो मैं इसका भरपूर फायदा भी उठाऊंगी और तुम्हें अब मेरे हिसाब से चलना होगा। तुम जितना भी पैसा कमाया करते हो उसमें से कुछ पैसा मुझे देना होगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। अब इस बात को सुनकर नीरज काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि संगीता, ये तुम मजाक कर रही हो ना। लेकिन यहां पर संगीता उसे धमकाने लगती है और कहती है कि जिस तरह से मैं कहूंगी वैसे ही तुम्हें चलना होगा और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब भी तुम्हें मेरे पास आना होगा। और अगर तुमने इधर उधर चलने की कोशिश की या फिर कुछ भी ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं है तो उसके बाद मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी और तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगी। अब नीरज गांव का सीधा साधा लड़का था और वह इस बात को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और उसके कहे अनुसार चलने लगता है। जब भी संगीता उसे मिलने के लिए बुलाया करती तो वह सवारियों को छोड़कर सीधा उसके पास पहुंच जाया करता और जैसा संगीता करने के लिए कहा करती वह संगीता के साथ वैसा ही किया करता। यहां पर बार बार वह उसे वीडियो का डर दिखाकर उससे पैसे भी ऐठा करती है और इन सभी बातों से नीरज अंदर ही अंदर घुटने लगता है क्योंकि वह संगीता से सच्चा प्यार करने लगा था। लेकिन संगीता ने उसके साथ बहुत ही गलत कर दिया और उसकी इसे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि संगीता एक बहुत पैसे वाले घर की बेटी थी और वह नहीं सोच रहा था कि संगीता उसके साथ ऐसा कर सकती है। इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और इसी परेशानी के चलते वह अच्छी तरह से खाना पीना भी नहीं खाता है और काफी ज्यादा कमजोर हालत उसकी हो जाती है। अब तभी दिवाली का त्योहार आ जाता है और यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह अपने बेटे को घर पर बुलाने के लिए कहने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा दिवाली आ रही है और तुम्हें घर जरूर से आना होगा। तो इसके बाद नीरज भी अपने माता पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद सीधा अपने घर चला जाता है दिवाली से 2 दिन पहले। और दिवाली के बाद में उसका लौटने का प्रोग्राम था तो यहाँ पर 4-5 दिन के लिए वो वहां पर रुकने वाला था। और जैसे ही माता पिता अपने बेटे नीरज को देखते हैं तो उसकी हालत को देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, बेटा तुम इतना कमजोर क्यों हो गए, क्योंकि पहले भी तुम कई बार वापस आए थे लेकिन उस टाइम पर तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो यहाँ पर जैसे ही नीरज कुछ कह पाता उससे पहले माँ कहने लगती है कि बेटे को माँ के हाथ का खाना नहीं मिल रहा ना, इसी वजह से कमजोर हो गया है, लेकिन तू चिंता मत कर, जितने दिन तू यहाँ पर है तुझे मैं अच्छी तरह से खिलाऊंगी पिलाऊंगी और तू पूरी तरह से ऐसा ही हो जाएगा। इसके बाद पिता भी हंसने लगते हैं और यहाँ पर परिवार अब दिवाली मनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां पर रहते हुए उसे 2 से 3 दिन बीतते हैं तो 2-3 दिन के अंदर माता पिता को समझ में आ जाता है कि खाने की कमी की बात नहीं है, बच्चे को कोई ना कोई और समस्या है। और उसके बाद माता पिता उसे पूछने लगते हैं, लेकिन नीरज अगर माता पिता को बताए तो किस मुंह से बताए कि उसके साथ क्या हो गया है और इसमें उसकी भी गलती थी। तो इसी वजह से वह माता पिता से कहता है कि माँ बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो, वो खाने पीने की वजह से ही हो गया है। अब ऐसा कहकर वह माता पिता को तो टार देता है, लेकिन वहीं पर दिवाली के टाइम पर ही उसका एक दोस्त भी गांव के अंदर आता है और जैसे वो नीरज से मिलता है तो उसकी हालत को देखकर वह उससे पूछने लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो तू इतना दुबला पतला हो गया है। तभी यहां पर जो नीरज होता है अपने दोस्त से भी वही बात कहता है कि खाने पीने की किल्लत है ना, तो इसी वजह से ऐसा हो गया हूं। लेकिन दोस्त झट से उसकी भावनाओं को पकड़ लेता है क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था और वो कहने लगता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, कुछ ना कुछ और बात है और तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब इसके बाद भी नीरज बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त उसे अपनी सौगंध चढ़ा देता है और यहां पर जो नीरज होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है।
जब दोस्त अपने दोस्त को रोता हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि भाई बता तो सही, शायद हो सकता है तेरी समस्या का समाधान मेरे पास हो और मैं तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन कर दूं। तो उसके बाद जो नीरज होता है वह पूरी कहानी अपने दोस्त को बता देता है और दोस्त इस कहानी को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। अब यहां पर जो दोस्त होता है वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, एक बार उस वीडियो को मुझे दिखाओ। अब यहां पर नीरज को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था तो इसीलिए वह अपने दोस्त को उस वीडियो को दिखा देता है और दोस्त जैसे वीडियो को देखता है तो उसके बाद उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में उससे पूछने लगता है। तो यहां पर जो नीरज होता है उस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में उसे सब कुछ बता देता है कि वह एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसने बताया था कि उसके माता पिता उसे खर्चे के लिए ज्यादा पैसे नहीं दिया करते और इसी वजह से वह उससे पैसे लिया करती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो उसका दोस्त होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद नीरज को भी लगने लगता है कि शायद इससे मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद जो नीरज होता है वो अच्छी तरह से वहां पर दिवाली मनाता है और दिवाली मनाने के बाद जब दोबारा से दिल्ली जाता है तो पहली बार अच्छी तरह से यहां पर संगीता से मिलता है और बैठकर उससे इमोशनल बातें करने लगता है। वह उससे घर परिवार के बारे में पूछने लगता है, पिताजी क्या किया करते हैं ये पूछने लगता है और जब पूरी जानकारी उसके पास आ जाती है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि ठीक है संगीता, अब मैं चलता हूं, मुझे तुम्हारे घर भी जाना है। अब इस बात को सुनकर जो संगीता अब तक आराम से वहां पर बैठी हुई थी वह एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि कह क्या रहे हो तुम, घर क्यों जाना है तुम्हें। तो उसके बाद यहां पर नीरज कहता है कि ये जो वीडियो मेरे पास है इसको मैं तुम्हारे पिता को दिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्ही से शादी करूंगा, क्योंकि मेरे पास गांव में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती है तो तुम्हारे पिता अपनी मन बढ़ाई के लिए तुम्हें ढेर सारा दहेज देंगे और इससे मेरी जिंदगी काफी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी, तो ऐसा ही मुझे करना है। अब इस बात को सुनते ही जो संगीता होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह नीरज की तरफ बस देखती ही रह जाती है। नीरज ऐसा करके जाने लगता है लेकिन तभी जो संगीता होती है एकदम से बिस्तर से उठती है और उठने के बाद एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि नहीं नीरज, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो वो कहने लगता है कि मुझे बदनामी का कोई डर नहीं है, यहां पर मुझे कौन जानने वाला है, दो चार लोग बातें बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुमसे शादी हो गई तो जिंदगी पूरी तरह से सेटल हो जाएगी और मैं तो तुम्ही से शादी करूंगा। अब यहां पर संगीता को नीरज के बारे में सब कुछ पता था और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो वह कहने लगती है कि नीरज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे एक मौका देकर देखो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर नीरज दोबारा से कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें माफ क्यों कर दें, हम दोनों एक साथ जीवन को व्यतीत करेंगे और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। भले ही हमें गांव में जाकर मजदूरी करनी पड़े लेकिन मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं रखूंगा और तुम्हें बस मेरे साथ मजदूरी ही करनी पड़ेगी। अब संगीता जब इस बात को सुनती है तो वह और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और उसके पैर पकड़कर रो रोकर उससे माफी मांगने लगती है। इसके बाद जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी मुझसे माफी मांग रही हो तो उसके बाद मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें माफ करने की मेरी एक शर्त होगी। तो संगीता रोते हुए पूछती है कि बताओ क्या शर्त होगी। तो यहां पर जो नीरज होता है वो कहने लगता है कि मेरे आगे अगर जिंदगी में कभी भी तुम आ गई तो उसके बाद ये वीडियो मेरे पास रहेगा और मैं सीधा जाकर तुम्हारे पिता को इस वीडियो को दिखा दूंगा, या फिर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे पिता से तुम्हारे पति का एड्रेस लेकर उसको ये वीडियो को दिखा दूंगा, तुम्हें जिंदगी में कभी भी मेरे सामने नहीं आना है। इसके बाद जो संगीता होती है वो कहती है कि ठीक है, तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो बिल्कुल भी मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन तुम इस वीडियो को मेरे पिताजी को मत दिखा देना वरना मेरी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। अब यहां पर नीरज बड़ा ही खुश होता है क्योंकि आज उसे उस पिंजरे से आजादी मिल गई थी, जो पिंजरा अंदर ही अंदर से उसे खाया जा रहा था, और अब बड़ा ही खुश होकर अपने ऑटो को चलाता है और दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। अब धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 से 15 साल बीत जाते हैं और 15 साल बाद तक जो नीरज होता है वो दिल्ली के अंदर ही सेटल हो गया है और अब उसके पास 4 ऑटो हैं। 4 ऑटो से वो अच्छा खासा पैसा कमाया करता है और उसका पिता उसके ऑटो के बिजनेस को संभालने में उसकी मदद किया करता है। वह अपने ऑटो को चलाने के लिए दिया करता है और अच्छा खासा रुपया पैसा कमा रहा है। साथ में उसकी शादी भी हो गई है एक पढ़ी लिखी लड़की से और उसका एक बेटा भी है जो कि एडमिशन के योग्य हो गया है। लेकिन जैसे ही बेटा एडमिशन के योग्य होता है तो माता पिता फैसला करते हैं कि बच्चे को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पर इंग्लिश बोलना अच्छी तरह से सीख जाए, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर बड़े बड़े घरों के बच्चों के साथ पढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस बात को सुनकर नीरज भी खुश होता है और इसके बाद वह पता करने लगता है कि बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराने के लिए क्या क्या करना होगा। तो इसके बाद यहां पर नीरज को पता चलता है कि बड़े स्कूल में एडमिशन कराने के लिए माता पिता का इंटरव्यू होना होता है, और इस बात को सुनने से उसे थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर डर लगने लगता है क्योंकि नीरज 12वीं क्लास पास तो था लेकिन उसकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वह इंग्लिश टू इंग्लिश किसी से बात कर सके और ज्यादा बातों को वह समझ नहीं पाता था। हालांकि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी लेकिन जब टीचर उसका इंटरव्यू लेंगे तो उसे डर लग रहा था कि ना जाने क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचता कि जो होगा सो देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो लोग मेरी बेइज्जती कर देंगे, लेकिन मैं कह दूंगा कि पत्नी तो बच्चे को पढ़ाएगी और वही घर पर रहकर बच्चे को पढ़ाएगी तो उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो ऑटो चलाया करता हूं
और अपना समय व्यतीत किया करता हूं। यह सोचकर जो नीरज होता है एक दिन अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ सीधा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। अब उनको बाहर बैठा दिया जाता है और बाहर बैठा बैठा नीरज काफी ज्यादा घबरा रहा था कि न जाने क्या होगा और कितनी सारी बेइज्जती होगी। उसके बाद उनका नंबर आ जाता है और नीरज डरते डराते उस कैबिन के अंदर घुस जाता है, जिस कैबिन के अंदर प्रिंसिपल साहिबा बैठी हुई थी, जो कि बच्चों के पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने वाली थी। लेकिन जैसे नीरज उस कमरे के अंदर घुसता है तो एकदम से प्रिंसिपल साहिबा की नजर नीरज पर पड़ती है और नीरज की नजर प्रिंसिपल साहिबा पर पड़ती है। अब नीरज थोड़ी देर तक उसे गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद उसे पहचान जाता है और एकदम से एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगता है, क्योंकि सामने जो प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई थी वह और कोई नहीं, वही संगीता है, जिस संगीता ने कभी उसे ब्लैकमेल किया था और उसके बाद नीरज ने एक अलग ही दिमाग लगाकर उससे छुटकारा पाया था। इसके बाद यहां पर जैसे संगीता नीरज को देखती है तो वह भी उसे पहचान लेती है और इसके बाद संगीता के अंदर बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं और वह सोचने लगती है कि मैं तो इसके सामने दोबारा से आ गई, कहीं ऐसा ना हो कि अब ये मेरे वीडियो को मेरे पति को दिखा दे और चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाए, क्योंकि यह तो एक ऑटो वाला है और इसने तो उस टाइम पर ही बोल दिया था कि मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को सोचकर यहां पर जो संगीता होती है वो उन्हें बैठने से पहले ही नीरज की पत्नी और बच्चे को बाहर बैठने के लिए कहती है और उसके बाद जब नीरज अकेला उस ऑफिस के अंदर रह जाता है तो इसके बाद संगीता अपनी कुर्सी से उठती है और उठने के बाद एकदम से नीरज के पैर पकड़कर रो रो कर उससे दोबारा माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि नीरज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए यहां पर आ जाओगे, मैं तो सोच रही थी कि तुम गांव में रह रहे होगे। ऐसा कहकर वो रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी जो नीरज होता है उसे कंधों से पकड़कर उठाता है और कहने लगता है कि संगीता ऐसा मत करो, दरअसल मैं यहां पर अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हूं और मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब तुम यहां पर मिल गई हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे बेटे का एडमिशन इस स्कूल में कर दो और मैं पुरानी बातों को पूरी तरह से भूल चुका हूं और आज से हम दोनों एक अच्छे दोस्त रहेंगे, ना कि हम पुरानी बातों को कभी से निकालेंगे। अब इस बात को सुनकर संगीता की सांस में सांस आती है और उसके बाद संगीता कहने लगती है कि सच में नीरज तुम सभी बातों को भूल गए हो। तो यहां पर जो नीरज होता है वो कहता है कि हाँ सच में मैं सभी बातों को भूल गया हूं और तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे सामने नहीं आई हो, मैं ही तुम्हारे सामने आया हूं। उसके बाद संगीता शांति की सांस लेती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे बेटे का एडमिशन करा दूंगी, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन तुम उस बात को सामने मत लेकर आना। नीरज भी हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद जो संगीता होती है वह नीरज के बेटे और उसकी पत्नी को अंदर बुलाती है और यहां पर उसके बेटे का एडमिशन फाइनल कर देती है। इसके बाद उसका बेटा स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगता है और जब एक दिन नीरज को पेरेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो उसके बाद वहां पर उसे संगीता में मिलती है और आज संगीता उसे देखकर डर नहीं रही थी और इसके बाद वो दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं और यहां पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो नीरज उसे अपने बारे में बताता है कि उस दिन के बाद मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए और यहीं पर अपने माता पिता को लेकर रहा करता हूं। इधर जो संगीता होती है वह भी अपने बारे में बताती है कि उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी और उसके पति ने उसके लिए स्कूल खोलकर दे दिया है और इसको वो अच्छी तरह से चलाया करती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आज भी संगीता भले ऊपर से कितनी ही ऐसी दिखती हो कि उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में ये बात चलती रहती है कि नीरज के पास आज भी वो वीडियो होगा और कहीं से वो वीडियो लीक हो गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। जबकि नीरज ने उस वीडियो को उसी समय पर डिलीट कर दिया था जब वह संगीता से छुटकारा पा गया था, लेकिन उसने आज तक उसे ये बात नहीं बताई है कि उसने वीडियो को डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, यहाँ पर जैसे को तैसा मिला है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।